एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। क्योंकि हम अभी कल जो स्टार्ट किया था चैप्टर वो सेकंड चैप्टर ही था आपका हिस्ट्री का एनसीईआरटी क्लास 8 का ही अभी चल रहा है। ये क्या है कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है ना। तो इसके कारण इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड की हूँ। फर्स्ट जो हम कल कंप्लीट किए हैं, ये कंपनी की सत्ता स्थापित करती है व्यापार से साम्राज्य तक, है ना। ये चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ था। इसमें हम कल 1897 में ब्रिटिश शासन देखे थे। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, कब आगमन हुआ था। उसके बाद इसमें हम देखे थे ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से व्यापार कब शुरू करती है, ठीक है। उसके बाद और व्यापार से युद्ध तक कैसे पहुंच गए, प्लासी का युद्ध, है ना। ये सब चीज़ें क्या थे हम लोग कल देखे हैं, ठीक है। ये सब हम कंप्लीट किए हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ पे देखिए कंपनी का फैसला है, फैलता शासन है, सॉरी, है ना। कंपनी का फैलता शासन है, कैसे कंपनी का शासन फैलता चला गया, ठीक है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा आगे आज आपका क्या है, टीपू सुल्तान के बारे में है। उन्हें शेर ए मैसूर क्यों कहा जाने लगा, है ना। कोई तो रीज़न रहा होगा। टीपू सुल्तान का नाम क्या था, एक शेर ए मैसूर, ठीक है। जब कंपनी अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया, ठीक है। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली शासनकाल 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान शासनकाल 1782 से 1799, ये जो इसमें आपका डेट दिया गया है आप ये सबको नोट करेंगे, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये ओके। उसके बाद क्या बोला जा रहा है इसमें, 1782 से 1799 जैसे शक्तिशाली शासक के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी, ओके। कंपनी क्या करती थी, कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, ये रहा चंदन की लकड़ी और काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया गया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को कभी भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था, ओके। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। अभी इसमें देखिए, अब इसमें चित्र में ये रहे टीपू सुल्तान, है ना। इसमें क्या बोला जा रहा है, देखो। टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कार्नवालिस्ट के सामने पेश किया जा रहा है। डेनियल आर्म द्वारा इसमें चित्र बनाया गया है ना। इसमें देखिए कंपनी के फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निज़ाम और कंपनी के संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ी थी, ओके। ये पूछ सकता है आपको कि संधि कब करनी पड़ी थी, किसके साथ करनी पड़ी थी, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उनके बाद क्या है, इस संधि के तहत उनके दो बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों को तस्वीर बनाने में मज़ा आता था। अब जाहिर सी बात है उनके पक्ष में है तो मज़ा तो आएगा ही, है ना। मज़ा आता था, जिनमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई देती थी। आप ये इसमें चित्र में देख सकते हैं, ये इनके दोनों बेटे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए और हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं का नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई, ठीक है। कितनी बार जंग हुई है, तो 4 बार जंग हुई है आपका। 1767 से 1769, है ना। 1767 से 1769, 1780 से 1784, 1790 से 1792 और 1799 तक, ठीक है। तो क्या बोला इसमें, श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। कब मिली, तो
श्रीरंगपट्टनम में, है ना, को आखिरी जंग में क्या हुई, कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। अपनी की राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। मैसूर का राजकाज पुराने वेडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। ठीक है, इसमें देखते हैं राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्मों में उनके ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे, जो मैं कल भी आपको बताई थी। ठीक है, जंगल ही गए थे। जंगल क्या के लिए करने गए थे, आपको शिकार खेलने गए थे, और वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया। आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उन्हें शेर ए मैसूर कहा जाने लगा। क्योंकि ये आप कहानी याद रखेंगे तो अगर पूछा जाएगा शेर ए मैसूर का क्वेश्चन आपको ईजिली याद रहेगा। ठीक है, ये आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। ये तो खैर ये तस्वीर है, मशीनों से बनाया गया है ये, मगर आपको ये बताने के लिए किया गया है। ठीक है, ये टीपू सुल्तान है, नीचे ये समझाने के लिए है। ओके, उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी पहले। टीपू सुल्तान, ये टीपू एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए हैं। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था। ये मतलब चित्र बनाया गया है उस समझने के लिए कि उस टाइम टीपू सुल्तान कैसे इस जंग से जीते थे, शेर से जीते थे। और इन्हें क्या कहा जाने लगा, तो यहाँ पे देखिए शेर ए मैसूर। बस ये आपका क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, शेर ए मैसूर कब कहा जाने लगा, और ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान देना। उसके बाद आगे देखते हैं मराठों से लड़ाई। हम देखेंगे इसमें 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की त्रिशूल लड़ाई हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेंसी राजमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरकार में दो प्रसिद्ध मराठा योद्धाओं को राजनीतिज्ञ थे, है ना। इसमें क्या बोला जा रहा है देखिए, 1 सेकेंड। दो प्रसिद्ध क्या थे, मराठा योद्धा के राजनीतिज्ञ थे। ओके, एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने अपने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। पूछा जाएगा सालबाई संधि कब हुआ था, कब मतलब इसका खत्म हुआ, आपके ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें। तो 1782 में क्या हुआ, सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ था। ये क्या, 1782 का युद्ध, ठीक है, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध, दूसरा क्या है, अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। ठीक है, अंततः 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर किसका शासन हो गया, तो नियंत्रण हो गया, इसमें कंपनी का नियंत्रण हो गया। सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी एक क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1817 से 1823 तक गवर्नर जनरल थे के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। ठीक है, वो क्या बोलते थे कि उनकी सत्ता क्या है, सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करना
या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। ठीक है, यह सोच के बाद भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही है, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक-टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेजों के कित्तूर फिलहाल कर्नाटक में एक छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रैन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में देखेंगे, है ना, इसमें दिया गया है। ये आपकी देखिए, इसमें कित्तूर रानी चेन्नम्मा की स्मृति में बनाई गई मूर्ति है ये। ठीक है, ये कौन है आपके, ये लॉर्ड हेस्टिंग है, आप चित्र में देख सकते हैं। उसके बाद देखिए 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। ठीक है, इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद वहां पे क्या किए, अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंधु पे भी कब्जा आ गया इनका। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी कंपनी की दाल नहीं गलने दी। ठीक है, रणजीत सिंह ने क्या की, उनके कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई। आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। उन्होंने क्या किया, पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। विलय नीति देखते हैं, विलय नीति कब हुई है इसमें देखिए। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। ठीक है, पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि विलय नीति कब स्टार्ट हुई, किस नीति से बनी, तो इसमें आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान देना इसमें। ठीक है, क्या किया गया, तो लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे क्या कहा गया, विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, ठीक है, अगर जैसे कोई शासक है, कोई महाराजा है गांव का, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुत्र नहीं है, पुत्री है मगर क्या है, कोई पुत्र नहीं है या फिर कोई वारिस ही नहीं है, ठीक है, लेकिन पुत्री है, ठीक है, तो क्या होगा, तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, एक यानी कंपनी के भूख भाग का हिस्सा बन जाएगी। सोचो ये लोग कितने वो थे। सीधी बात इनका क्या था कि अगर कोई महाराजा या राजा के पुत्र नहीं है, कोई वारिस नहीं है, तो क्या करते थे, उनके कंपनी के जो हिस्सा होते, उनका जो शासन काल होता था, जो जगह होता था, है ना, उनकी जो सत्ता होती थी, वो क्या करते थे, वो अपने हक में ले लेते थे। ठीक है, वही बताया जा रहा है इसमें, हड़प कर ली जाएगी यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगा। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद कई रियासतें, सतारा 1848 में, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी। रीज़न क्या था, यही, उनके क्या थे, कोई वारिस नहीं थे। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेज ने एक नया तर्क दिया। ये तर्क तो नहीं दे सकते पुराने वाले, है ना, क्योंकि उनके पास वारिस नहीं है। इसमें क्या किए, ये एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध के जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं। ये उनका लाइन था, वो उनका बचने का तर्क था, है ना। क्या बोले उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस
तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग 1857 में एक महान विद्रोह में शामिल हो गए। ठीक है, आप इसमें चित्र में देख सकते हैं महाराजा रणजीत सिंह का दरबार है ये, है ना, ये महाराजा रणजीत सिंह का क्या है, दरबार है। और ये कौन है आपके, ये संभलपुर के वीर सुरेंद्र साय का चित्र है ये, है ना, आप देख सकते हैं वीर सुरेंद्र साय का चित्र है ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम इसमें। नए शासन की स्थापना कब हुई देखते हैं। नए शासन की स्थापना गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने 1773 से 1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। कौन, इनका क्या नाम है, तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास के भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि उसमें कितनी प्रेसिडेंसी थी, तो 3 थी। पहला आपका बंगाल, मद्रास और बम्बई। ठीक है, क्या था, बंगाल, मद्रास और बम्बई। आपके क्वेश्चन में दे दिया जाता है तो कभी कभी मद्रास की जगह कुछ और डाल दिया जाता है या बम्बई की जगह कुछ और डाल देगा नेम, बस ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है, मगर ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसमें। ठीक है, हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खासतौर पर उल्लेखनीय थे। ओके, 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। क्या क्या है इसमें, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत, 2 अदालतें होंगी, फौजदारी और दीवानी अदालत होंगी। मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मुखिया क्या होते थे, वो मुखिया जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में ही काम किया करते थे। ओके, काजी का इसमें देखेंगे, काजी क्या है, मुफ्ती क्या है, महाभियोग क्या है। काजी का देखते हैं, काजी क्या होता था, एक न्यायाधीश होता था। मुफ्ती क्या है, मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इस व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। अब महाभियोग क्या है, महाभियोग जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे महाभियोग कहा जाता है। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं ये महाभियोग चल रहे हैं। इसमें इतने सारे लोग हैं, ये देखिए क्या चल रहा है, ये महाभियोग। वारेन हेस्टिंग का मुकदमा है ये। ठीक है, तो जब वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस समय बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल चला। ये मुकदमा जो चल रहा है आपका, ये कितने साल चला, तो 7 साल चला है। तो एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करने, समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एनवी हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। ठीक है, क्या कर ली गई थी, तो एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता पे अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। इसका भी स्थापना की गई तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा क्या किया गया, कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना
की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों पर दारोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिससे पुराने सत्ता केंद्रों के हाशिए पर ढकेल दिया जाता था। अब कंपनी का फौज देखते हैं। इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, बाकी फिर जो हाईलाइटेड है उसको ज़्यादा अच्छे से ध्यान देंगे। कंपनी के साथ भारत का शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, घोड़े पर चलने वाले क्या होते थे, प्रशिक्षित, उनको क्या बोला जाता था, घुड़सवार, और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना के सवार का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या होती थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। ओके, इसमें आगे देखते हैं। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतें में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना के लिए भी भर्ती शुरू कर दिया। यह भी तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना का सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से ही बना है, आर्मी कहते थे उनको। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी के सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में लड़ा जा रहा था। सिपाही मस्केट, तोड़ेदार बंदूक और क्या है इसमें मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। हम इसमें ये देखते हैं पहले धर्मशास्त्र, सवार, मस्केट, मैचलॉक, जो अभी यहाँ पे पढ़े हैं हम, है ना। तो उसमें देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। धर्मशास्त्र क्या होता है आपका, संस्कृत की एक ऐसी कृतियाँ जिनमें सामाजिक और तौर तरीके और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। वे धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। और सवार क्या है, उसको घुड़सवार, है ना, जो घोड़े पर चढ़ते हैं उनको घुड़सवार। मस्केट क्या है, पैदल सिपाही द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक, वो क्या होती थी, मस्केट, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैचलॉक। मैचलॉक क्या है, शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी से दी जाती थी, ठीक है। क्या किया जाता था, बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, तब जलाया जाता था। इनको हम बस देख सकते हैं समझने के लिए, है ना, बाकी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको मैं पहले से ही यहाँ पे कट कर दी हूँ, ठीक है, इसको हम नहीं देखेंगे। उसके बाद देखते हैं निष्कर्ष को हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। निष्कर्ष क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीकी के आने से यह प्रक्रिया और तेज हो गई। जब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6-8 माह का समय लग जाता था, भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग पर आबादी पर कंपनी का प्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर अपने नियंत्रण कर चुकी थी, ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। मैं क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं करा रही हूँ क्योंकि अभी आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो आप इसको क्या करेंगे, बनाएंगे और कमेंट में बताएंगे, ठीक है। इसमें आपको जोड़े बनाने हैं, दीवानी, शेर मैसूर, वीरानी चन्नमा, सिपाही, वारेन हेस्टिंग, है ना, इन सबको जो आपको क्या करना ही था, जोड़ी बनाना है। जैसे टीपू सुल्तान, भू राजस्व वसूल करने का अधिकार किसको था, सिपाही। भारत का पहला गवर्नर जनरल, जो भी आप पढ़े हैं,
कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया, किसने किया, है ना, ये सब है। और इसमें क्या रिक्त स्थान आपको भरना है। बंगाल में मैं कोई सा भी नहीं बता रही हूँ आपको, क्योंकि अभी आप कंप्लीट किए। अगर अच्छे से पढ़े हैं तो आप इसको तुरंत फिलअप करेंगे। बंगाल पर अंग्रेज़ों की जीत डैश की जंग से शुरू हुई थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान के शासक थे। डलहौजी का सिद्धांत लागू किया। मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के डैश भाग में स्थित थी। ठीक है, उसके बाद सही गलत को आपको बताना है। यहाँ पे सही गलत क्या है आपका इसमें, मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया, ये सही है या गलत, ये आपको बताना है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी, ये सही है या गलत, राइट है या रॉन्ग। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। अंग्रेज ने अपने कब्जे वाले इलाके में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए, है ना, ये राइट है या रॉन्ग है, अब इसमें कमेंट में करके बताएंगे, है ना। तो ये आपका चैप्टर सेकंड है ना, आपका ये चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो गया। हम थर्ड चैप्टर देखेंगे, एक एक करके आप ख़त्म, क्योंकि इसको 2 पार्ट में ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी था, वरना मैं इसको एक ही पार्ट में ख़त्म कर देती, है ना। अब ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा तो अब समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में की। और आपका थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कल से, वो आपका क्या है, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, है ना। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन कैसे चला है, उसमें कंपनी दीवान बन गई थी, कंपनी की आमदनी के बारे में देखेंगे। इस मतलब ये आपका थर्ड चैप्टर में है ये सब। एक नई व्यवस्था देखेंगे, उस समय की व्यवस्था क्या थी। मुनरो व्यवस्था क्या है, जो आपके क्वेश्चंस में आते हैं। भारतीय नील की मांग क्या थी, नील के बारे में देखेंगे। यूरोप के लिए फसलें, मतलब आपके ये सब क्या है, थर्ड चैप्टर में है। ओके, तो आज इतना ही करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो इसमें मैं थर्ड चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, बस सेकंड चैप्टर ही कर रही हूँ। ओके।